हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये न्यूटन्स लॉ का सेकंड लेसन है और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो ट्रेडिशनल है, आप डेफिनेशंस वगैरह जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, उससे थोड़ा न्यूमेरिकल जो अप्रोच है उसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ ए बॉडी ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन एन अनदर बॉडी बी, देन बी एक्सर्ट अ फोर्स माइनस एफ ऑन ए। तो ये तो लैंग्वेज में हो गया। इसका जो मेन आपको जो फ़ायदा है वो होगा न्यूमेरिकल्स में। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि अगर बोर्ड ए फोर्स लगाता है एफ, तो बी कितना लगाएगा माइनस एफ। द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए इज इन फिगर। तो एक्चुअली फिगर ये है जिसमें ए है, तो ए से बिलो, ठीक है, द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए इन फिगर इज एम। तो उसके नीचे का जो है ये एम दिया हुआ है। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड एट ए। तो ए पे लोअर एंड पे टेंशन क्या होगा। तो जो ब्लॉक है या ठीक है, ब्लॉक का एफवीडी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ब्लॉक पे ऊपर की ओर कौन लगाएगा फोर्स, स्ट्रिंग, वो टेंशन होगा। और इस पे डाउनवर्ड लगेगा इसका वेट और एम जी, ये ग्रेविटेशनल होगा। और अगर स्ट्रिंग का ए पॉइंट पे एफ बी डी बनाए, तो स्ट्रिंग का ये नीचे का पोर्शन का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, एम। तो वो क्या लगाएगा, एम जी, वो क्या लगाएगा, एम जी, ठीक है। और ऊपर का जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो इस पे ऊपर की ओर लगाएगा टेंशन टी डैश। और इस पे एक और फोर्स कौन सा लगेगा, ये जो स्ट्रिंग का पार्ट है इस पे ब्लॉक लगाएगा, क्योंकि ब्लॉक कांटेक्ट में था, तो वो लगाएगा टी। तो देखिए ये स्ट्रिंग ब्लॉक पे टी लगाया, तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग पे भी टी ही लगाया। तो यही जो टी है ना, ये टी एक बार क्या है, अपवर्ड। इस केस में यहाँ पे टी है अपवर्ड और यहाँ पे टी है डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड टी ही है, तो यही हुआ एक बार एफ फोर्स एफ है, दूसरे बार फोर्स माइनस एफ है। तो कुछ इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ का यूज आप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एफ बी डी आपने बनाया ना, तो ब्लॉक का कहीं मोशन है ना स्ट्रिंग का कहीं मोशन है। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो क्या होगा फिर, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ ये सब हम यूज करेंगे यहाँ पे। हेयर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों लगाएंगे, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। इसका मतलब क्या है कि बाई डायरेक्शन में नेट फोर्स देखेंगे इसके लिए, तो टेंशन टी अपवर्ड, कैपिटल एम जी डाउनवर्ड, टी इक्वल टू एम जी। और यहाँ पे देखेंगे तो बाई में तो टी डैश अपवर्ड और टी डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, इक्वल टू जीरो। टी डैश इक्वल टू टी प्लस एम जी। तो टी का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे, कैपिटल एम जी यहाँ से रख देंगे, और ये स्मॉल एम जी। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, टी डैश। तो यही हमें निकालना था स्ट्रिंग ए का, स्ट्रिंग ए। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड। तो लोअर एंड में यहाँ पे जो टेंशन है वो हमें पता चल गया, जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, वो हो गया टी डैश। अब बात करते हैं स्यूडो फोर्सेस का। स्यूडो फोर्स काफ़ी पूछते हैं और स्यूडो फोर्स का काफ़ी यूज है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो सबसे पहले स्यूडो फोर्स न्यूटन लॉ में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, स्टडी द मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉन यूनिवर्सल फ्रेम। स्यूडो फोर्स तभी लगता है जब नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में हम मोशन ऑफ पार्टिकल का ऑब्जर्व करते हैं, और नॉन यूनिवर्सल फ्रेम जनरली होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो उसमें एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। वो स्यूडो फोर्स कैसा होगा, चलिए वो देखते हैं। तो ये कोई पार्टिकल पी है जिसका मास एम है। ये पार्टिकल जो है इसको एक बार एस फ्रेम से और दूसरे बार एस डैश फ्रेम से मोशन स्टडी करते हैं। एस फ्रेम क्या है, रेस्ट फ्रेम है,
और एस डैश क्या है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है, या एस क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला फ्रेम है, और एस डैश जो है एस के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन ए नॉट है, फ्रेम का एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश, इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, ये हो गया ए नॉट। नाउ एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, पी का निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश में, तो क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, यही होता है। इसको सिंपली ब्रेक करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ पी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश, एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश को अगर सिंपली आप ब्रेक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ पी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश, ये है। अब एक्सीलरेशन ऑफ पी में यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या छिपा हुआ है, ग्राउंड या कोई भी इनर्शियल ग्राउंड, तो वही हमने लिया, एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस और एक्सीलरेशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस और एक्सीलरेशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, इसी को माइनस करके लिखेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट एज इट इज रखेंगे, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट, क्योंकि ए नॉट इधर है, ये हो गया माइनस ए नॉट। तो एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश आपको पता चल गया, तो मास इंटू एक्सीलरेशन एम पी विथ रिस्पेक्ट टू एस माइनस एम ए नॉट, तो ये एम ए हो गया एफ नेट, ठीक है। ये क्या है, मास और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस, पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पर एक्सीलरेशन आपको पता चल गया। इसका मतलब ये क्या होगा, नेट फोर्स हो गया एम इंटू ए पी एस, कि इस पर इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कितने सारे फोर्स इस पर लग रहे थे, माइनस एम ए नॉट। तो यही हो गया कि एक्सीलरेशन अगर पता करना हो तो एफ माइनस एम ए नॉट बाई एम का यूज करना पड़ेगा। ये जो एम ए नॉट जो एक्स्ट्रा आ गया वो किसके कारण आया, नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। व्हेन वी स्टडी मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम देन वी कंसीडर रियल प्लस इमेजिनरी फोर्सेस। रियल फोर्सेस कौन सा हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह के टेंशन, और इमेजिनरी क्या हो गया, स्यूडो फोर्स जो एम ए नॉट हुआ। तो एम ए नॉट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आप नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ द पार्टिकल और एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक क्या होता था, सिग्मा एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन नॉन इनर्शियल से करेंगे तो एक और क्वांटिटी नेगेटिव करके एम ए नॉट लिखना पड़ेगा। ये एम ए नॉट क्या है, ए नॉट हो गया एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, और जिस पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं उसका मास, ये हो गया स्यूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फोर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक और पॉइंट है, इनर्शिया के बारे में जानना है कि इनर्शिया क्या होता है। तो कहता है द अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छा, इसका कोई इच्छा ना हो कुछ करने का, द अनविलिंगनेस ऑफ ए particle to change its state of rest or uniform motion along a straight line is called inertia। इसके और दूसरा क्या है कि the property of a particle to allow a smaller acceleration is called inertia। और तीसरा क्या है, larger the mass of the particle smaller will be the acceleration and hence larger will be the inertia। तो चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा क्वांटिटी वे में समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो ये जो नेचर है ना कि जो जिस कंडीशन में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो वो जो अनविलिंगनेस है उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। या कोई अगर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो इसी ऐसे ही कर मतलब इसी पोजीशन में रहना चाहता है कम्प्लीटली मोशन में, तो इस तरह का जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का, इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। अब कहता है कि अलाउ ए स्मॉलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल टू अलाउ ए स्मॉलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अब देखिए कोई पार्टिकल है, मास एम है, उस पर अगर एफ फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ अपॉन
m, ठीक है। तो बोलता है स्मॉलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्मॉल होगा, इसका मतलब क्या होगा, m ज़्यादा होगा। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल टू अलाउ ए स्मॉलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। स्मॉलर एक्सेलरेशन को जो अलाउ कर दे उसी को इनर्शिया बोलेंगे। मास अगर बहुत ज़्यादा है, आप इस पे फोर्स अलग अलग लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बोलता है कि इनर्शिया कौन है, जो स्मॉलर एक्सेलरेशन को अलाउ करे। तो मास तो फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या है, फोर्स बहुत ही छोटा हो। तो जब फोर्स बहुत ही छोटा होगा तो उस समय जो इनर्शिया हो, एक्सेलरेशन होगा, वो कहीं ना कहीं इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें कहता है कि लार्जर द मास, मास अगर बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्मॉलर है, एंड हेंस लार्जर विल बी द इनर्शिया। इसका मतलब क्या है, इनर्शिया का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो किसके साथ है, मास के साथ है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। तो आपको हमारा ये लेसन और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए हमारे लेसन के ऊपर, आपको कैसा लगा हमारा लेसन, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। और भी वीडियो में बनाऊंगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो में बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।